हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा आज आपके सामने एक नए लेसन को पढ़ाऊंगा, मानव जनन, जिसमें पार्ट नंबर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे अपन। मनुष्य में जनन, मानव में जनन। मानव एक उच्चतम श्रेणी का जीव है और उच्चतम श्रेणी के जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। पहले अपन ने पढ़ लिया था कि जनन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, कि जनन क्या है। तो प्रत्येक जीव अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करता है और नई संतति उत्पन्न कर अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। इस प्रक्रिया को ही जनन कहा जाता है। जनन एक जैविक क्रिया है जो कि जीवों के द्वारा अपनाई जाती है, जिससे अपने अस्तित्व को इस दुनिया में बरकरार रखा जाता है। मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है जो कि लैंगिक जननांगों के द्वारा पूर्ण होता है। लैंगिक जननांगों के द्वारा, लैंगिक संरचनाओं के द्वारा पूर्ण होता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। रीजन, क्योंकि मनुष्य में नर और मादा दोनों ही जननांग अलग अलग जीवों के रूप में पाए जाते हैं। एक नर जीव होता है, उसमें नर लैंगिक जननांग पाए जाते हैं। एक मादा जीव होता है जिसमें मादा लैंगिक जननांग पाए जाते हैं। अतः मनुष्य एक लिंगी प्राणी में आता है। फिर एक प्रश्न उठता है कि नर और मादा जब दोनों अलग अलग पाए जाते हैं तो ये मॉर्फोलॉजिकल रूप से, आकार के रूप से अलग अलग लक्षणों का प्रदर्शन करते हैं, जिससे हम नर को और मादा को बाह्यतम संरचनाओं के आधार पर हम पहचान सकते हैं। नर और मादा को अलग अलग बाह्यतम संरचनाओं के आधार पर जो पहचानने की जो क्रिया होती है उसे लैंगिक द्विरूपता कहा जाता है, सेक्सुअल मॉर्फोनिज्म कहा जाता है। अब बात आती है कि मनुष्य अपने ही समान जीव संतति को विकसित करता है, अतः ये एक जरायुज प्राणी है। मनुष्य में लैंगिक जनन, अतः मनुष्य में जनन की जो क्रिया है वो एक से अधिक चरणों में पूर्ण होती है। आज हम विस्तार से केवल इसका मानव जनन का एक इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे कि मनुष्य के जनन की क्रिया को कंप्लीटली पूर्ण रूप से समझाने के लिए मुझे कौन कौन से चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो हम मानव जनन के परिचय के रूप में ही आज आपको लेसन देंगे। तो सबसे पहले आता है कि मनुष्य का जो जनन होता है, मनुष्य में जो जनन होता है उस जनन में निम्नलिखित चरण पाए जाते हैं। इसका प्रथम चरण है युग्मक चरण, गैमेटोजेनेसिस। दूसरा चरण है विनिषेचन, इंसेमिनेशन। तीसरा चरण है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। चौथा चरण है युग्मनज, जाइगोट। पांचवा चरण है विदलन, क्लीवेज। छठा चरण है अंतरोपण अर्थात इम्प्लांटेशन। सातवां चरण है गर्भावधि, गैस्ट्रेशन पीरियड। और आठवां चरण है प्रसव। इन सभी चरणों से गुजरते हुए मनुष्य अपने जनन की जो जैविक क्रिया है उसको पूर्ण कर लेता है और एक नई संतति को उत्पन्न करता है और अपने अस्तित्व को इस दुनिया में बनाए रखता है। इसमें पहला जो चरण है उसका मैंने नाम बोला था आपके सामने अभी, युग्मक जनन। युग्मक जनन, इसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि नर और मादा युग्मक जनन की प्रक्रिया के दौरान नर युग्मक अर्थात शुक्राणु, मादा युग्मक अर्थात अंडाणु, अगुणित अचल संरचनाओं का निर्माण करता है। अतः
हम कह सकते हैं कि नर और मादा जीवों में, नर और मादा प्राणियों में युग्मकों के निर्माण की क्रिया को ही युग्मक जनन कहा जाता है, जिसमें नर प्राणी में युग्मक शुक्राणु के रूप में और मादा प्राणी में युग्मक अंडाणु के रूप में निर्मित होते हैं, बनते हैं। तो हमने डेफिनेशन क्लियर कर ली है कि युग्मक जनन क्या है। तो हम कह सकते हैं कि नर और मादा प्राणियों में युग्मकों के निर्माण की क्रिया को ही युग्मक जनन कहा जाता है। अब युग्मक भी दो प्रकार के हो गए। नर में युग्मक का नाम हो गया शुक्राणु, स्पर्म, और मादा में हो गया अंडाणु अर्थात ओवम। इससे दो डेफिनेशन और क्लियर हो गई कि नर जंतुओं में, नर प्राणियों में नर युग्मक शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है, और मादा प्राणियों में मादा युग्मक अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को, अंडाणु निर्माण की क्रिया को अंडजनन oogenesis कहा जाता है। तो आपकी दो परिभाषाएं और डिक्लेयर हो गई है इससे कि गैमेटोजेनेसिस कहते हैं जीवों में युग्मकों के निर्माण की क्रिया को ही गैमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन कहा जाता है, और नर युग्मक में, नर प्राणियों में नर युग्मक निर्मित होने की जो क्रिया है, शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया है, उसे तो शुक्र जनन, और मादा में अंडाणु निर्माण की क्रिया है, उसे हम कहते हैं अंडजनन। चरण आता है दूसरा, वीर्यसेचन। नर युग्मक शुक्राणु के रूप में निर्मित तो हो गया, लेकिन मादा प्राणी के मादा युग्मक अंडाणु तक जो पहुंचाया जाएगा, उस पहुंचने की क्रिया के लिए एक नई परिभाषा निकल के आएगी, एक नया चरण उद्भवित होकर आएगा, उसका नाम है वीर्यसेचन। अतः नर प्राणियों के नर लैंगिक जननांग शिश्न के द्वारा नर युग्मक शुक्राणु का मादा की वेजिना में, मादा की योनि तक पहुंचाने की क्रिया को मादा जननांग योनि में स्थानांतरित करने की क्रिया को ही वीर्यसेचन के नाम से जाना जाता है। चरण नंबर आता है 3। अगर वीर्यसेचन हो गया है, शुक्राणु मादा जनन अंग योनि के द्वारा अंदर की ओर फैलोपियन ट्यूब में अगर पहुंच गया है, तो वहां पर अंडाणु जो मादा युग्मक है के रूप में आपको वहां उपस्थित मिलेगा। नर और मादा दोनों युग्मकों के मिलन, संयोजन, संलयन की जो क्रिया है वो कहलाती है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अर्थात नर और मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है, या हम सामान्य बोल सकते हैं कि नर और मादा युग्मकों के मिलन को, संलयन को, संयोजन को ही निषेचन कहा जाता है। निषेचन की क्रिया में दोनों युग्मकों के केंद्रकों का संयोजन हो जाता है, और संयोजन होकर के n+n अर्थात अगुणित प्लस अगुणित एक द्विगुणित संरचना का निर्माण हो जाता है। अब आता है चरण नंबर 4। अगर निषेचन हो गया है और दोनों अगुणित संरचनाओं के केंद्रक मिल गए हैं, दोनों युग्मकों के केंद्रक अगर मिल गए हैं, तो एक द्विगुणित संरचना जो निर्मित होके आई है, एक द्विगुणित संरचना निर्मित हुई है, उस द्विगुणित संरचना को ही युग्मनज के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के दौरान, निषेचन के दौरान दोनों युग्मकों के केंद्रकों के संलयन के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली द्विगुणित संरचना को ही युग्मनज कहा जाता है। तो अब हमारे पास में एक द्विगुणित संरचना निर्मित हो गई, उसका नाम है युग्मनज। युग्मनज के पश्चात हम चरण नंबर 5 में करते हैं बात किसकी? विदलन। विदलन क्या है? विदलन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जो युग्मनज में समसूत्री विभाजन के रूप में ये कोशिका विदलन की क्रिया में भाग लेती है। विदलन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें एक कोशिका समसूत्री विभाजन में भाग लेकर एक से अधिक कोशिकाओं के रूप में उद्भवित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है,
लेकिन कोशिका के मूल आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात विदलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई कोशिका अपने मूल आकार में तो स्वरूप में तो कोई परिवर्तन करती नहीं है, लेकिन वो समसूत्री विभाजन के द्वारा एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। एक से अधिक कोशिका, अतः हम बोल सकते हैं कि एक कोशिका 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, कोशिकीय रूपों में परिवर्तित हो जाती है। इस जैविक प्रक्रिया को ही विदलन कहा जाता है। विदलन के दौरान जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तो 16 कोशिकीय संरचना को हम मोरूला नाम देंगे। मोरूला के निर्माण की क्रिया को मोरुलेशन कहते हैं। मोरूला निर्माण की क्रिया को मोरुलेशन कहते हैं। और यह 16 कोशिकीय अवस्था मोरूला जो है उसे हिंदी में तूतक नाम दिया जाता है। तूतक का निर्माण मोरुलेशन अर्थात तूतक भवन या मोरुलेशन के अंतर्गत होता है। उसके बाद में परिवर्धन की दूसरी अवस्था बनती है विदलन में ही, उसका नाम होता है कोरक-कोटी अवस्था, ब्लास्टोसिस्ट फेज। अर्थात मोरूला के बाद में ब्लास्टुला अवस्था बनती है, अर्थात कोरक भवन की क्रिया होती है जिसमें कोरक-कोटी का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप मोरूला के बाद में ब्लास्टुलेशन होता है, कोरक भवन होता है जिसमें कोरक-कोटी का निर्माण हो जाता है। उसके पश्चात परिवर्धन की तीसरी अवस्था भी आती है, गैस्ट्रुलेशन। अब बात आती है अपन की कि विदलन की क्रिया के दौरान परिवर्धन की काफी सारी अवस्थाएं बनती है। इसमें प्रथम प्रावस्था का नाम मैंने मोरूला, दूसरी प्रावस्था का नाम मैंने कोरक-कोटी, तीसरी प्रावस्था का नाम मैंने गैस्ट्रुला अर्थात कंदुक बोला था। मोरूला निर्माण की क्रिया को मोरुलेशन अर्थात मोरूला भवन कहा जाता है। कोरक-कोटी निर्माण की क्रिया को कोरक भवन कहा जाता है और गैस्ट्रुला निर्माण की क्रिया को गैस्ट्रुलेशन अर्थात गैस्ट्रुला भवन कहा जाता है। मनुष्य में कोरक-कोटी प्रावस्था ही अंतरोपण की क्रिया में, इम्प्लांटेशन की क्रिया में भाग लेती है। अर्थात जो ब्लास्टुला है वही अंतरोपण की क्रिया में भाग लेता है। तो हम छठे चरण की बात करते हैं तो छठे चरण का नाम है अंतःरोपण अर्थात इम्प्लांटेशन। मनुष्य मादा के गर्भाशय में 3 स्तर होते हैं, जिसमें गर्भाशय का सबसे आंतरिक जो स्तर होता है वो होता है एंड्रोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। 3 स्तरों से परिबद्ध होता है गर्भाशय, जिसके सबसे भीतरी परत का नाम, भीतरी संरचना का नाम, भीतरी सतह का नाम होता है एंड्रोमेट्रियम। इस एंड्रोमेट्रियम में विदलन की क्रिया के दौरान बनने वाली परिवर्धन की सेकंड प्रावस्था जो मैंने बताई थी, कोरक भवन के दौरान कोरक का निर्माण या कोरक-कोटी का निर्माण या ब्लास्टुला का निर्माण हुआ था, वही अंतरोपण की क्रिया में भाग लेता है। अर्थात जो भ्रूण है वह भ्रूण मनुष्य मादा के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है, उस क्रिया को ही अंतरोपण के नाम से जाना जाता है। अंतरोपण की क्रिया के पश्चात हम एक नए चरण की बात करते हैं, गर्भावधि। निषेचन से लेके और प्रसव तक की जो क्रिया होती है, वहां तक का जो काल होता है, जो अवधि होती है, उसके लिए एक नया शब्द यूज करते हैं, उसे कहते हैं हम गर्भावधि, गर्भकाल। मनुष्य में जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो लगभग 270 दिन का होता है। मनुष्य में गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है? 270 दिन। यह 270 दिन को हम ऑब्लिक करके 9 माह भी बोल सकते हैं कि 270 से 280 दिन का गेस्टेशन पीरियड है, अर्थात 9 माह में यह गर्भावधि कंप्लीट कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि निषेचन से लेके प्रसव तक का जो काल होता है, निषेचन से लेके प्रसव तक की जो अवधि होती है, उसी को हम गर्भावधि या गर्भकाल कहा जाता है। अब एक अंतिम चरण की बात करते हैं जो जनन की क्रिया में अंतिम चरण के रूप में पढ़ाया जाता है, उसका नाम है प्रसव, पार्ट्यूरेशन अर्थात डिलीवरी, जिसे सामान्य भाषा में बोल देते हैं हम। तो कहने का अर्थ है बच्चे के जन्म लेने की जो क्रिया है, जैसे ही गर्भावधि पूर्ण हो जाती है तो बच्चे के जो जन्म लेने की क्रिया है, उस क्रिया के लिए हम नया शब्द यूज करते हैं, वो है प्रसव। अर्थात प्रसव क्या है? गर्भावधि के समाप्त होने पर माता के गर्भ से बालक के जन्म लेने की क्रिया को ही
गर्भावधि कहा जाता है। इस प्रकार से हमने आज मानव के जनन के बारे में जो एक से अधिक चरण हैं, उन चरणों की संक्षिप्त रूप से हमने टिप्पणी की है, संक्षिप्त रूप में हमने उनके बारे में विचार किया है। अब हम एक एक चरण को विस्तार से पढ़ेंगे। इसके लिए आगे आप लगातार प्रज्ञा एकेडमी की जो बायोलॉजी की क्लास है उसको निरंतर लेते रहे। उसमें आज मैंने पार्ट फर्स्ट के नाम से इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, पार्ट सेकंड नर जनन तंत्र, पार्ट थर्ड मादा जनन तंत्र। इस प्रकार पार्ट वाइज पार्ट आपका लेसन कंप्लीट कर दिया जाएगा। थैंक यू।